हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स गो एवरीवन। सो दोस्तों, अपने आज डिस्कस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं टू अ मच इंपॉर्टेंट एरिया इन अकाउंट्स, शेड्यूल 3। इसको फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं कंपनीज के लैंग्वेज में। सुनते चलिएगा व्हाट वी आर डिस्कसिंग, है ना। क्लास का फ्लो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर दूंगा। फिर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लेकर जिसमें अपने को शेयर कैपिटल के कंपोनेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट भी अपने से पूछा जाए, मैं आपको वो प्रैक्टिस करवा दूंगा। डन? ओके सर, लेट्स गो। सबसे पहले बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा शेड्यूल 3 में इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड्स, जिसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपको बताऊं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सेकंड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ऑर्डर में बताने के लिए बता दे रहे हैं, बट अगेन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी सिलेबस के बाहर है। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस पे सवाल मत पूछिएगा, डिटेल में बात होने वाला है। ठीक है, फिर से शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस पे सवाल मत पूछिएगा, डिटेल में बात होने वाला है। एक बार फॉर्मेट आप लोग देख लो, है ना। ओके, फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आपसे नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें, पहला क्वेश्चन तो बच्चे के दिमाग में ये नहीं बैठता है कि नॉन करंट और करंट का बाइफर्केशन क्या है। सीधी बात, नो बकवास। नॉर्मल रूल है कि बैलेंस शीट डेट पे खड़े हो जाओ और ताको कि कौन सी लायबिलिटी 12 मंथ्स के अंदर की है और कौन सी लायबिलिटीज 12 मंथ्स के बियॉन्ड की है। अगर कोई लायबिलिटी, पूरा बात सुन लीजिएगा, 12 मंथ्स के बियॉन्ड की है तो वो नॉन करंट है, और अगर 12 मंथ्स के अंदर की है तो वो करंट है। ठहर जाओ, बट हम इनकम्प्लीट बात बोले। एज अ पेपर सेटर मुझे अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो मैं ऑपरेटिंग साइकिल भी सवाल में डाल दूंगा। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने कर दिया 8 मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझे, कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, फिनिश गुड से डेटर, डेटर से कैश। रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो जिसका ऑपरेटिंग साइकिल केवल 8 मंथ्स का हो। स्टूडेंट्स बोलूं क्या? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स का है ना, फिर से बोलूं, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स का है तो भी आप करंट नॉन करंट का बाइफर्केशन 12 मंथ्स लेंगे। क्या लेंगे? 12 मंथ्स लेंगे। पर रुक जाइए, पर अगर आपका 12 मंथ्स नॉर्मल पीरियड है और आपका ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस का 14 मंथ्स है, तो फिर करंट नॉन करंट के लिए आप 12 मंथ्स नहीं चेक करोगे, 14 मंथ्स चेक करोगे। शॉर्ट में बोलूं, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज, समझा? मतलब अगर एक बिजनेस है वो करंट और नॉन करंट में किसको क्लासिफाई करे, कंफ्यूज्ड है, तो उससे पूछ पहले ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, और उससे पूछ कि पूछना क्या, ये तो पता ही है 12 मंथ्स। कंपेयर कर, जो दोनों में से बात होगा वो है करंट और नॉन करंट का डेफिनेशन के लिए। मतलब 8 मंथ्स और 12 मंथ्स में 12 लेटर है, पर 12 मंथ्स और 14 मंथ्स में 14 लेटर है। तो कोई भी लायबिलिटी 14 मंथ्स के बियॉन्ड पेबल होगी तो वो नॉन करंट है, और विद इन 14 मंथ्स होगी तो वो करंट है। मैं श्योर हूं कि मैं समझा पाया हूं। समझ आया? तो ये एक चीज था। हाँ, अभी बच्चा पूछेगा एक और बात, 4 चीजें हैं सर, यहां पे सुनना। 4 चीजें मैंने शायद बोला भी था, डॉल करके कुछ ट्रिक लिखाया था इसके अंदर। नॉन करंट लायबिलिटीज को याद रखने के लिए द ट्रिक इज डॉल, द ट्रिक इज डॉल। डी इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एल इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगेन एल इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं अगर आपके सीट पर होता तो सबसे पहले टीचर से पूछता डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है। जवाब है, अभी के लिए जवाब अजीब लगेगा बट यही सही है, कि अभी के लिए सिलेबस से बाहर है डीटीएल। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिलेबस से बाहर है, तो उसके बारे में मेरे से बात मत कीजिए अभी। हाँ,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है, इसमें आप लोगों का अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे पूरा एक लिस्ट है जो अभी डिस्कस करने वाला हूं धीरे धीरे एक एक करके, है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एक बार फॉर्मेट देख लीजिए बस, समझ आ रहा है, गुड। फिर आ रहा है करंट लायबिलिटीज, जिसमें शायद आप लोगों को ट्रिक बताया था स्टॉप। क्या ट्रिक बताया था, स्टॉप। इसमें एस आपका था स्टूडेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी था ट्रेड पेबल्स, ओ था अदर करंट लायबिलिटीज, पी था प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मजे का बात तो यह है कि तुम्हारा अदर और प्रोविजन, अदर और प्रोविजन तो दोनों यहीं पर है। वहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, यहां शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, खाली एक ही तो फर्क है, यहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, यहां ट्रेड पेबल्स है। तो आप लोग सोचो, नॉन करंट और करंट उतना डिफिकल्ट है क्या? नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो करंट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नॉन करंट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसकी जगह यहां पर है ट्रेड पेबल्स। और फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वहां अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यहां लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहां शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आगे अगर हम लोग असेट्स का बातचीत करेंगे, तो असेट्स के बातचीत में आएगा आप लोगों का पी। एक मिनट, पहले यहां पर ना आपको पता है फिक्स्ड असेट्स हुआ करता था। क्या हुआ करता था? फिक्स्ड एसेट्स। हमने याद दिलाया है और फिर से याद दिलाएं आपको। अब आएगा आप लोगों का प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। जब मैं कहा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट ना, जब मैं बोला प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट ना, फिर इसको और तोड़ते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में पहला क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर आएगा इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, है ना, पेटेंट्स। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोल देंगे। और इंटेंजिबल एसेट्स भी कुछ डेवलप हो रहा है तो उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बोल देंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इन दोनों में से आने का चांसेस मेरे को कम लगता है। आगे नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, और अदर नॉन करंट एसेट्स है। बोलो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स है। अगर हम लोग करंट एसेट्स का बात करें तो वहां नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, तो यहां करंट इन्वेस्टमेंट्स है। यहां इन्वेंट्री है, वहां ट्रेड रिसीवेबल्स यहां पर है, कैश एंड बैंक बैलेंस, यहां लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहां शॉर्ट टर्म, यहां अदर नॉन करंट एसेट्स, यहां अदर करंट एसेट्स। आई नो, अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा सर? अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा सर? प्रोविजन में क्या आएगा सर? ये सवाल है, मैं जवाब अभी देने वाला हूं। अच्छा पहले ये बता देते हैं, क्योंकि फिर शेयर कैपिटल पे खासा डिस्कशन होने वाला है। आ जाइए, क्लास सुन लीजिएगा। एक चीज है जो आप लोग पक्का गलती करते हो, एंड दिस इज वेयर आई नीड टू कम इन एंड हेल्प यू आउट। इधर देखिए, यहां पर एक चीज होता है जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। क्या बोलिए? कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। इसमें याद रखिएगा, ये सारा का सारा कहां जाता है बताएं? नोट्स में। कहां जाता है बताइए? नोट्स में। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स कहां जाता है बताइए? नोट्स में। ठीक है कि नहीं है? दैट इज, कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आप लोगों का आ गया क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मच्योर्ड, ये प्रपोज डिविडेंड फॉर करेंट ईयर एंड गारंटीज गिवन बाय द कंपनी। इनका बैलेंस शीट में कोई इंप्लीकेशन नहीं है, ये लोग सब नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे। आगे कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, और अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। याद है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिनका डिविडेंड अगर पेड नहीं था पास्ट ईयर में ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, वो फ्यूचर में पेबल होता है। सर याद रहेगा ये बात, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स वाला बात याद रहेगा। बराबर बात है क्या सर? अंडरस्टूड है इतनी बातें? सर इतनी बातें तो अंडरस्टूड है। इधर आइएगा, भी ध्यान से सुनिएगा। जी सर।
सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ये देख लीजिए आप लोग। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड्स का नोट्स। ठीक है, देखिए एक चीज आप लोगों ने नहीं नोट किया, हम लोग करंट रिपोर्टिंग पीरियड पहले लिखेंगे। करंट रिपोर्टिंग पीरियड मतलब मान लीजिए 25-26 है तो वो पहले लिखेंगे और 24-25 बाद में लिखेंगे। रुकिए, अब इसके अंदर क्या है बताइए, शेयर कैपिटल, जिसमें नोट नंबर देखो कितना है, नोट नंबर 1। अब एक बार नोट्स टू अकाउंट्स आपका बनना शुरू हुआ, नाउ पे अटेंशन, इधर देखिए हेडिंग क्या होगा सबसे पहले, शेयर कैपिटल। क्या हेडिंग है, शेयर कैपिटल। अब अगर हेडिंग शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल की शुरुआत कैसे होगी, ऑथराइज्ड से। किससे, ऑथराइज्ड से। इतना शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, इसका कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा तो 2 लाइन ऐसे टान देंगे एकदम रिलैक्स्ड होके, क्योंकि ये बनाने आएगा ही आएगा बोर्ड्स में। तो मतलब आप समझ लो आपका फुल मार्क्स का तैयारी चल रहा है। डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, डबल लाइंस आगे। इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड 1 लाख शेयर्स है, मतलब ये तो कंपनी के पास अथॉरिटी है कि कंपनी अपने फ्यूचर तक में 1 लाख शेयर इशू करके पैसे रेस कर सकती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कंपनी एट द प्रेजेंट मोमेंट 1 लाख शेयर्स इशू करी ही हो। 1 लाख तो इशू करने का पावर रखती है ड्यू टू मेमोरेंडम, मे बी कंपनी ने 90,000 शेयर्स ही इशू करा। सेकेंड बात, थर्ड बात, इशू कंपनी ने 90,000 करा, क्या जरूरी है क्या कि 90,000 का ही सब्सक्रिप्शन आ गया, नहीं। तो वहां पर हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल पे आते हैं, इधर खासा ध्यान दीजिएगा। अब एडिशन चालू होगा, इशूड कैपिटल तक कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं जाता, नोट्स टू अकाउंट्स में बना के खत्म हो जाता है। पहला क्या था, ऑथराइज्ड, और फिर क्या था, इशूड। अब आएंगे सब्सक्राइब्ड, एंड सब्सक्राइब्ड के हैं 2 अनमोल रत्न, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आम बात है, ऐसे क्वेश्चंस आम बात है कि 2 इंफॉर्मेशन दे आपको साथ साथ में चमकाने के लिए, कि कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, फुल अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा कि कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स ऑन विच लेट्स से कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 2,000 शेयर्स। ये मुमकिन है, या ये मुमकिन है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करा, जिसमें से 1,000 शेयर्स पर, कितने पर, 1,000 शेयर्स पर, 1,000 शेयर्स पर कॉल मनी नहीं आया, तो मतलब 10,000 में से 9,000 में तो कॉल मनी आया। कॉल मनी तो समझते हो ना क्लास, कम ऑन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। तो अगर कॉल मनी नहीं आया, समझा पा रहा हूं ना, अगर कॉल मनी नहीं आया, वो कितने पे नहीं आया, 1,000 शेयर्स पे, लेकिन 9,000 पे आया भी तो जो 9,000 पे आया दोस्त वो यहां लिखूंगा, 9,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो यानी कि 90,000 मेरा टोटल होता है। टोटल बाहर नहीं लिखा, यहां पे नहीं लिखा, यहां लिखा हूं मैं। ठहरिए आगे बोलता हूं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, याद करो वो 1,000 शेयर्स को, इसमें पहले मैं लिखूंगा 1,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 10 कॉल्ड अप। मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने पूरा 10 रुपया ही मांग लिया है। कॉल्ड अप का मतलब समझे, शेयर 10 रुपया का है और कंपनी ने 10 रुपया तक का कॉल कर दिया है। अगर मान लो कंपनी अभी तक लोगों से 8 ही मांगा है तो यहां पे रुपीज 8 कॉल्ड अप आता। खैर मैं मान के चल रहा हूं 10 रुपया कॉल्ड अप है। स्टूडेंट्स 2 रुपया नहीं आया, तो 1,000 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं आया तो क्या करूंगा, 1,000 इंटू 2, 2,000। अब समझिए आप लोग, यहां पर मुझे मिला था 9,000 शेयर्स, 90,000, ओके, और यहां पर 1,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ये, और कॉल्स इन अरियर 1,000 शेयर पे 2 रुपया नहीं आया, तो इसका अर्थ है कि 1,000 शेयर पे 8 रुपया आया, यानी कि कितना आ गया, कॉल्स इन अरियर लेस करने के बाद यहां 10,000, यहां 2,000, तो यहां मेरे पास कितना आया, 8,000। कितना आया बोलो, 8,000। स्टूडेंट्स वेट, तो यहां पे टोटल कितना हो गया, 98,000। रुक जाइए, ये आ गया कितना बोलिए, 98,000। ठहर जाइए, और अब इसमें क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जितना मैंने इन 2,000 शेयरों पर फॉरफिट करा होगा वो मैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर
इस कॉलम में लिखूंगा। सम करके समझा देंगे, बट अभी समझ में तो आ रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है AISS, 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 A ऑथराइज्ड कैपिटल, I issued capital, S subscribed capital and fully paid up. subscribed capital heading है, subscribed and fully paid up। आगे subscribed and not fully paid up, ठहर जाओ, less calls in arrear, less सर एक बात करिए, आप अधूरा पढ़ा रहे हैं सर, हम लोग कंप्लीट करके बताते हैं। लेस कॉल्स इन अरियर, सर कॉल्स इन एडवांस भी होता है, एक काम करिए सर, एड कॉल्स इन एडवांस भी लिखिए, अब फैमिली कंप्लीट हो गया। गलत, कॉल्स इन एडवांस इधर पे नहीं आता, उसका लायबिलिटी से लेना देना है। आ रहा हूं 2 मिनट में, 2 मिनट दीजिएगा। यहां तक चैलेंज है, कोई बच्चा डाउट नहीं पूछ सकता, असंभव है अगर सुना है तो। AISS तक लेस कॉल्स इन अरियर और अलग से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड अमाउंट ऐड करेंगे। अमाउंट ऐड करेंगे कैसे वो मैं अभी आता हूं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। स्टूडेंट्स नाउ योर क्वेश्चन, सर किसमें क्या होता है ये तो बताओ। याद है ये क्वेश्चन आया था मन में कि आपने बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स तो दिखा दिया था, हर एक के अंदर अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या क्या है। आ जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, अच्छा बाय द वे ये लिखा भी हूं, शैल नॉन करेंट लायबिलिटी शैल इंक्लूड द लायबिलिटीज ड्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग सर, क्लास इट इंक्लूड्स व्हाट। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे क्या, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी, प्रीमियम, वेट रुको, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी हर एक बच्चा जानता था, पर बच्चा भूल जाता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर भूल गया हम लोग ये क्या था, याद करो जब हम लोग डिबेंचर्स पढ़ते थे, रिडीमेबल ऑन, अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम था तो वो तो आज ही रिकॉर्ड कर देते थे, क्रेडिट में डालते थे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्रेडिट में डालते थे, और डेबिट में डालते थे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लिखते थे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और क्रेडिट में डालते थे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद करो जब डिबेंचर्स पढ़ाया था तब बताया था कि ये प्रीमियम जब तक डिबेंचर्स रिडीमेबल नहीं होते, ये प्रीमियम जब तक डिबेंचर्स रिडीमेबल नहीं होते तब तक किस अकाउंट में रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। कंडीशनल है, 1 ईयर के बियॉन्ड का पीरियड होना चाहिए, मतलब अभी भी डिबेंचर्स रिडेम्पशन में 2 साल का पीरियड बाकी है। सर हमें समझ में आ गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज अभी आपके कोई काम का नहीं है, अगर आप लोग फ्यूचर में सीए या ऐसा कोई कायदे का कोर्स करते हो जिसमें अकाउंट्स का डेप्थ इन्वॉल्व है, तब आपको काम आएगा अकाउंट्स में, वो भी इंटर, सीए इंटर ये सब लेवल पे आता है, फाउंडेशन में नहीं आता, इतना बेसिक डिटेलिंग आता है फाउंडेशन में। खैर छोड़िए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बहुत बच्चा लोग वेट कर रहा था। पहला बात, लॉन्ग टर्म से एक चीज तो क्लियर है, 12 मंथ्स तो पार हो रहा है, हेलो 12 मंथ्स तो पार हो रहा है, पर रुक जाओ, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर कंपनी पैसे डालती है अलग से, मान लीजिए प्रोविडेंट फंड में डाल रही है, और एम्प्लॉय 5 साल 10 साल बाद जब रिजाइन करेगा या रिटायर करेगा तब उसको पेबल है, तो अभी हम लोग उसको कहां डालते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर आई गया, प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटीज, वारंटीज मतलब कंपनी बोलती है इस प्रोडक्ट को अगला 5 साल कुछ नहीं होने वाला है, हुआ तो हम लोग वापस कर देंगे, और देखा गया कि 1% केसेस में वापस होता भी है, तो उसके लिए अमाउंट सेट असाइड पहले से कर लो, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर। तुम लोग अगर ये तीनों नाम सुना है तो दिमाग तुम्हारा बोलेगा लॉजिकल है, इंप्लॉइज को पे तो करना है बेनिफिट्स, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। अब मत पूछिएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है। अच्छा बाय द वे, अपोजिट वे में भी बोर्ड्स में आता है, मैं आपको समझा दूं, अपोजिट वे में भी बोर्ड्स में आता है का मतलब ऐसे पूछ सकता है कि प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, राइट द हेड एंड सब हेड, तो हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर सब हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
कैसे भी आ सकता है। ओके, या एक बड़ा सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें 15 ठो इंफॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा पोस्ट कर। बड़ा सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज, डोंट वरी। चलिए आगे। करंट लायबिलिटी शैल इंक्लूड द ड्यूज विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आ रहा है, ध्यान दे दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। फिर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, समझ में आ रहा है क्या? वो डेट जो कभी लॉन्ग टर्म हुआ करते थे, अब 12 महीना ही बाकी है, तो उन लोग कहां आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाते हैं। लॉजिकल भी है, ठीक। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही आता है। आगे, अदर करंट लायबिलिटीज ऑफन आस्क्ड, अदर करंट लायबिलिटीज ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन, यहां ध्यान दे दीजिए। अदर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स का एग्जांपल समझाऊं, अभी समझाता हूं। कंपनी ने डिबेंचर्स बोरो किया। कंपनी की पॉलिसी क्या है जानते हो, कि कंपनी 30 जून को पेमेंट करती है और 31 दिसंबर को पे करती है। उदाहरण के लिए मैं 26 एक बार लिख देता हूं, क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। स्टूडेंट्स हुआ क्या, 31 मार्च आ गया बैलेंस शीट डेट 26 का। अब सोच के देखिए, 1 जनवरी 26 को जब मैं खड़ा हूं, तो 1 जनवरी 26 को इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। क्यों? क्योंकि जस्ट इंटरेस्ट का पे हुआ है 31 दिसंबर को। अब इस दौरान, इस 3 महीने का पीरियड का डिबेंचर पे इंटरेस्ट ड्यू तो है, बट क्या 31 मार्च को पेबल है? नहीं, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी कब पे करने की है, 30 जून की। तो यार इस 3 महीने के इंटरेस्ट को क्या करें, कहां दिखाएं? तब द आंसर इज अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट जमा हो गया बट अभी भी पेबल नहीं है, इसीलिए बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट। और एक बात बताऊं, अगर मान लो इंटरेस्ट अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, तो भी अदर करंट लायबिलिटीज में ही डालना है। समझ पा रहे हैं क्या? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू या इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू। आगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अदर करंट लायबिलिटीज। सबसे ज्यादा बोर्ड्स में पूछा गया अब तक, प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, बता रहा हूं, अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। बोलो, अनपेड डिविडेंड, अनपेड मतलब कंपनी ने डिविडेंड पेबल था, पे ही नहीं किया, और अनक्लेम्ड मतलब कंपनी ने पे कर दिया, कुछ लोगों ने क्लेम ही नहीं करा। दोनों कहां जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब आया सर, अब आया, मिल गया सर, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट। देख ही नहीं रहे तुम लोग, कॉल्स इन एडवांस भी वहीं और उस पर इंटरेस्ट अक्रूड भी वहीं। कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कॉल्स इन एडवांस कहां आता है, अदर करंट लायबिलिटी में। उसको गधों जैसा ऐड मत कर देना शेयर कैपिटल में। लेस कॉल्स इन अरियर होता है बट ऐड कॉल्स इन एडवांस नहीं होता, किसी क्लास में ना बताया गया है ना समझाया गया है, ठीक। और प्रोविडेंट फंड पेबल, 1 मिनट सर, प्रोविडेंट फंड तो हो गया था, फिर से लिख दिए, तब प्रोविजन था, तब वो लॉन्ग टर्म था। अब यहां पर अब पेमेंट पेबल आ गया, एम्प्लॉय रिजाइन कर गया, रिटायर कर गया, कुछ ना कुछ हो गया है, तो फिर सर अपने को अदर करंट लायबिलिटीज में शिफ्ट करना है उसे। सर हम लोग समझ गए हैं, आगे बात करें सर। स्टूडेंट्स, होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंप्लॉय को पेबल है विद इन 12 मंथ्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। नॉन करंट असेट्स में कोई बच्चा कंफ्यूज होता नहीं है। हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देख लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स में। डेफर्ड टैक्स असेट्स अगेन बेकार है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां मिस्टेक होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर एग्जाम में लोन्स लिखा है तो फिर डाउटफुल है कि ये लायबिलिटी है या असेट है, तब उसको लायबिलिटी मान लो। पर रुक, अगर क्या लिखा है, लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब कंपनी ने एडवांस पे किया है,
कंपनी ने एडवांस पे किया है, तो मेरे भाई जब कंपनी ने एडवांस पे किया है तो वो लोन कैसे हो सकता है, लायबिलिटी कैसे हो सकता है, वो तो असेट ही होगा। कंफ्यूज हो एग्जाम में तो लुक फॉर दिस वर्ड एडवांसेस। अगर ये लोग लायबिलिटी फील करवाना चाह रहे हैं ना तो लोन्स तक लिख के देंगे, पर लोन्स एंड एडवांसेस है मतलब असेट है, कंपनी एडवांस पे कर रखी है कुछ किसी को। अच्छा, अदर नॉन करंट असेट्स का एग्जांपल तुम लोग पूछे थे। मैं अगर पेपर सेटर हूं तो ये ऑफन इग्नोर्ड है, मैं यही दे दूंगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। आज सबके घर पे हम लोगों के बिजली का बिल, बिजली तो आता ही है। अगर बिजली आ ही रहा है तो तुम लोग को पता होगा, अपने लोग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, जैसे कलकत्ता में सीईएससी को इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कराते वक्त एक जमा करते हैं डिपॉजिट, जो कब वापस होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी लाइन क्विट कर रहे हो। तो इस वजह से अदर नॉन करंट असेट्स, तब क्या बोलते हैं इसको, अदर नॉन करंट असेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। याद रहेंगे, क्रिस्टल क्लियर, फोकस हो स्टूडेंट्स। आगे फिर क्या है बताइए, करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म। इन्वेंटोरी, सुनिए, इन्वेंटोरी में स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, इधर देखो, इधर देखो, लूज टूल्स इन्वेंटरी है, लूज टूल्स फॉर द पर्पस ऑफ शेड्यूल 3 इन्वेंटरी है। समझ में आ गया? हाँ, रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट एटसेट्रा विल बी टर्म्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। पता है आप लोगों को डेटर्स और BR आता है। कैश एट बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पता है सबको, एडवांसेस वर्ड है। और अदर करंट असेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अदर करंट असेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स। कंपनी ने एडवांस टैक्स पे कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपनी ने एडवांस टैक्स पे कर दिया तो वो अदर करंट असेट्स है, और कोई इनकम अक्रू हो गया तो वो अदर करंट असेट्स है। A to Z हमने आपको बताया है, यहां तक मानते हैं? कौन कौन अग्री कर रहे हैं कि भाई सब क्लियर है? यहां तक तो एक भी सवाल नहीं है सर। जब भी फंसो, ये वाला बात याद रखने का जो अभी तक बोला हूं सर। अब तो जो है वो अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही अपने को आंसर करेगा। सो लेट्स गो टू अ क्वेश्चन एंड ट्राई टू सी। मैंने ट्राई करा है कि मेजॉरिटी चीजें होए, बट हर चीज तो कवर नहीं होगा, वो अपने को प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। इधर आ जाइए, आइए। द ट्रेनी अकाउंटेंट ऑफ स्मिथ एंड कंपनी लिमिटेड who has gained a little knowledge of accounts has drafted the following balance sheet। ठीक है, वो ऐसा बैलेंस शीट बना दिया, एक एक आइटम का बातचीत होगा, एक एक आइटम का बातचीत होगा। क्लास पे अटेंशन प्लीज, है ना? सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले क्या है बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग। सर ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, लैंड एंड बिल्डिंग है, सबको पता है ये कहां जाएगा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। ठहर जाओ, आगे बढ़ता हूं। ए तो अब आ गया गूगली, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड। एक मिनट, एक्सेप्टेड, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड। क्लास अब अगर फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड है, ये तो एक कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, किसी ने कंपनी के पास डिपॉजिट किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट डन नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड। तो ये बोरोइंग्स हुआ, ये क्या हुआ, ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। सर आपको कैसे पता लॉन्ग टर्म? FD वर्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट जनरली फॉर पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, तो ये मेजॉरिटी बच्चा इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं करेगा, मुझे मालूम है। फिक्स्ड डिपॉजिट किए नहीं है, एक्सेप्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर बहुत आसान है, सबको पता है, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल, इंटेंजिबल असेट। इन्वेंटोरी, नाम से ही इन्वेंटोरी है तो कुछ करने का दरकार ही नहीं है। क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, मशीनरी, PPE, कैश, कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा, आगे नीचे भी है बट उस पर आएंगे एक एक करके। कैपिटल, 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, फुल्ली कॉल्ड अप। बच्चा ये वर्ड पढ़ता ही नहीं है, फुल्ली कॉल्ड अप। हम लोग को क्या याद है,
हम लोग को पता है कि शेयर कैपिटल में हम लोगों को मालूम है AISSS, फॉर्मूला ऑफ AISS, ए ऑथराइज्ड, आई इशूड, एस सब्सक्राइब आ जाते हैं। क्लास अगला चीज क्या है बताइए? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग प्रीमियम या पीएल के बैलेंस से यानी रिजर्व से क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हो, डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब को हम लोग क्या करते हैं बोलो? राइट ऑफ कर देते हैं। किससे? रिजर्व्स के बैलेंस से। किससे? रिजर्व्स के बैलेंस से। अंडरस्टूड है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10% डिबेंचर्स क्या है बोलो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 10% डिबेंचर्स क्या है? क्लास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आया। क्या क्या आया? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या आज हम लोगों ने बात नहीं की है इस पे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या है ये? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अगर आपने आज सुना है तो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में पॉजिटिव बैलेंस। कैसे पता लगा आपको सर? क्योंकि क्रेडिट लिखा है, डेबिट मतलब लॉस होता है, तो ये तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका ठिकाना है। इन्वेस्टमेंट इन जी लिमिटेड। अच्छा, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी ने, जनरली हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे होते हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन कुछ बोल दे तो पता नहीं। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स के अंदर बैंक, कैश एंड बैंक, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठहर जाओ। कॉल्स इन अरियर। अगर क्लास कॉल्स इन अरियर है, क्लास यू ऑल नो इट, अगर कॉल्स इन अरियर है क्या होता है? बोलिए ना एक बार। लेस होता है। नीचे सब्सक्राइब्ड से, नीचे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप से लेस होगा। आगे बढ़ता हूं। एसपी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मुझे पता ये कहां इसका ठिकाना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। चलो ठीक है, परफेक्ट है सर। बिल्स रिसीवेबल, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स है। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स है। इंटरेस्टिंग, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है? क्या आज हुआ है कि नहीं हुआ डिस्कस? बोले थे अनपेड हो चाहे अनक्लेम्ड हो। क्या बोला मैं? अनपेड हो चाहे अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, सब अदर करेंट लायबिलिटीज में। सब सर हम लोग भूल गए थे सर, ठहर जाओ। जितना बार रिपीट करोगे ना, इसको गो थ्रू करोगे जितनी बार ना, उतना बेहतर ध्यान रहेगा। दैट्स द ट्रिक। आइए दिखा देता हूं। ये देखो दिखाया हुआ है, ये देख लीजिए। अनक्लेम डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड पे बक्सा बनाया हुआ है। आज ही डिस्कस करें अपने। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, और प्रोविडेंट फंड पेबल। सर बातचीत डन है, हटाइए इसको। क्लास ओके, सो गेटिंग बैक टू अवर डिस्कशन, है ना। अच्छा, तो ये क्या अदर करंट लायबिलिटीज बोल दिया? ओके लुक क्लास, लुक यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है हमें? ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या दिया हुआ बोलिए? ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है कितना है? 11,000। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल का कुछ भी काम मेरे को है क्या? नहीं, ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई भी काम नहीं है। और अमाउंट देखो, 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, और भाई साहब लिखा हुआ क्या है? 11,000। ठीक है, और फिर फाइनली क्या है? शेयर फॉर फीचर। सर शेयर फॉर फीचर क्या होगा? भूल गया सर। शेयर फॉर फीचर सब्सक्राइब्ड वाली लिस्ट में ऐड हो जाता है। सब्सक्राइब्ड वाली लिस्ट में अलग से शेयर फॉर फीचर करके ऐड हो जाता है। ये अलग से शेयर फॉर फीचर नाम से मेन बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता। आगे भी है कुछ, हम लोग किस ईयर में एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। 31 मार्च 22 में, किसमें है? 31 मार्च। चलो बढ़िया। अब क्या बोल रहा है? प्रपोज डिविडेंड फॉर दिस ईयर वाज 14,000। तो हम लोग है भी 31 मार्च को, और हमारा डिविडेंड भी प्रपोज्ड है 31 मार्च को। जब भी ऐसा होता है हम लोगों को एड्रेस मालूम है, नोट टू अकाउंट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू रीड्राफ्ट द अबव बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। शेड्यूल 3
पार्ट 1। तो वाई वेट क्लास, वाई वेट आ जाइए। सबसे पहले तो ना 1.5 पेज मैं छोड़ दूंगा, 1.5 पेज में मतलब फॉर्मेट बना दूंगा, बट डायरेक्टली तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है, है ना। तो सब कोई ऐसे करिएगा, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, या ऐसे करके बुक्स ऑफ भी लिखेंगे की जगह सीधा कंपनी का नाम लिखिए, स्मिथ एंड कंपनी लिमिटेड। स्मिथ एंड कंपनी लिमिटेड, क्योंकि इसमें शेयर्स के हर कंपोनेंट्स हैं, तो इस वजह से आई थॉट कि ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22 एज पर अवर डिस्कशन। ठीक है, यहां पर क्लास पर्टिकुलर्स आ रहा है जी। ओके सर, नोट नंबर है 31 मार्च 22 है एंड 31 मार्च 21 है, दैट्स करेक्ट। या अमाउंट अपने को प्लेस करना है। ओके, इफ नीड बी तो आगे एक्सटेंशन कर दूंगा। मैं सेकेंड पेज खाली रख रहा हूं। एंड अभी एक और हेड अपने बनेगा, किस चीज का बनेगा, नोट्स टू अकाउंट्स का। तो आ जाइए, नोट्स टू अकाउंट्स लिख लीजिए सब कोई, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग इसी साल का बनाएंगे, अपने को 2 साल का कुछ काम नहीं करने का दरकार है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। जी सर। हाँ जी सर, नंबर 1 है आप लोगों का शेयर कैपिटल। और सबसे पहले शेयर कैपिटल का अपने लोगों को काम करना है, यहां ध्यान दीजिएगा। आइए रिटर्न शेयर कैपिटल, एक एक करके अब इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। इधर ध्यान देंगे क्लास, है ना। सर ऐसा है कि अपने पास लिख के दिया हुआ यहां पे अगले पेज में, ऑथराइज्ड कैपिटल है 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो अगर ऑथराइज्ड है 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यहां पर सबसे पहले लिखूंगा नंबर 1, उधर पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ऑथराइज्ड हो गया, इशूड, अगर आप लोग को याद हो तो इशूड के बारे में हमें ऐसा कोई डेटा नहीं दिया है। आप लोग अगर ध्यान दोगे, इशूड के बारे में हमें कोई डेटा नहीं दिया है। मे बी आई एम रॉन्ग, एक बार चेक करते हैं। ये तो कॉल्ड अप का डिटेल है जो कि मेरे को सब्सक्राइब्ड निकालने में हेल्प करेगा। इशूड का कोई डिटेल नहीं है, तो इशूड
डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच करके बस छोड़ देंगे। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हाँ, अच्छा, ऑथराइज्ड जहां पे 2 lakhs आया है, यहां पे आई हैड रिटन 2 lakhs, क्लोज गैप, यहां कोई फिगर नहीं पता, तो जस्ट अ डैश एंड अ गैप क्लोजर की काम खत्म। अब यहां पर AISS चालू हो गया, मतलब पहले हेड लिखूंगा, क्या हेड लिखूंगा, सब्सक्राइब, क्या, फिर इसके दो एस्पेक्ट्स, पेड एंड नॉट फुल्ली पेड। चलो आ जाओ। हाँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर अभी लिख रहा हूं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड एंड फुल्ली पेड शेयर कैपिटल। आ जाओ, अब यहां डेटा चाहिएगा हमें। देखिए क्लास, सबसे पहले मुझे क्लियरली मालूम है कि कंपनी ने, रुकिए, कंपनी ने 18,000 शेयर्स पे कॉल किया है। क्या किया है? कॉल। पर याद करो कुछ अरियर था, अरियर कितने पे आया? 1000 पे। तो अगर 18,000 शेयर्स का पैसा मंगवाया और 1000 शेयर्स में दिक्कत आया, तो कितने शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आया? 17,000 शेयर्स में। मतलब 17,000 शेयर सब्सक्राइब भी हुए और फुल्ली पेड अप भी हुए। तो 17,000 शेयर्स, 17,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, अब अगर 17,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच करूं, ये कितना आ रहा है बताइए? 1,70,000। फिर आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। सर अगर इसमें आप लोग ध्यान दोगे, 1000, क्लास ध्यान दीजिएगा, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब स्टूडेंट्स, अगर 10 ईच है तो आप एक्सपेक्ट कितना करते हो बताइएगा? 10,000। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 10,000। लेकिन याद करो कॉल्स इन अरियर था 2,000, श्योर है ना? हाँ, लेस कॉल्स इन अरियर 2,000। तो अगर कॉल्स इन अरियर 2,000 है, तो लेस कॉल्स इन, एक मिनट, हाँ, लेस कॉल्स इन अरियर 2,000, स्टूडेंट्स कितना है बताएंगे? 8,000। ऑल गुड। तो अगर ये बात है तो यू गॉट 178,000 हियर, यू ऑल गॉट 178,000 हियर। वेरी गुड। लेकिन मयंक, यही तो समझाना चाह रहा था। मयंक ने अभी क्या बोला पता है? पर सर इस सब में शेयर फॉर फ्यूचर भी तो था ना। तो मयंक, सब्सक्राइब्ड कैपिटल तक में शेयर फॉर फ्यूचर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। शेयर फॉर फ्यूचर पर आप तो बोले थे सर, तो आ रहा हूं ना, मैं कब मना किया? मैं अभी भी बोल रहा हूं। अब देखो यहां पर, सर शेयर फॉर फ्यूचर कितने रुपए थे? 500 रुपए। तो मैं बकायदा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 500 करके लिखूंगा। ये देखो यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 500। मैं यही तो समझा रहा हूं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट यहीं पे समझा रहा हूं ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ये है 500। तो स्टूडेंट्स 178,000 और 500 यानी कितना आ रहा है बताइए? 178,500।
तो फाइनली फाइनली आई हैव गॉट वन अमाउंट, और यही वो अमाउंट है जो शेयर कैपिटल में जाएगा। अब अगर एज अ टीचर मैं आपको परेशान करना चाहता हूं, मैं कैसे परेशान करूंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अराउंड तो कुछ नहीं होगा सर। अब ऐसे परेशान करेंगे कि सुनो, दो कैटेगरी के शेयर्स थे। कैटेगरी वन जिसका कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया था, जो कि फुल्ली पेड अप है, और कैटेगरी टू जिसमें 80,000 शेयर्स थे, जिसमें 78,000 का पैसा आया हमारे पास, 2,000 शेयर्स का हमारे पास पैसा नहीं आया। तो भाई मेरे, इसमें 10,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एड 78,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, 2,000 का नहीं आया, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 2,000 का। अरे कैटेगरी क्रिएट कर देगा तो तुम गलत कर देगा क्या? समझ बात को। ये 17,000 इक्विटी शेयर्स है, और भी कोई कैटेगरी थी तो उसका मान ले 100 रुपया का एक होता है, एक 10 का एक 100 का है, तो 17,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और मान ले 78,000 वाला, 78,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच में यहां लिख देता। अब इसका तो पूरा पैसा आ गया, एग्जांपल दे रहा हूं, और मान ले अज्यूम्ड है कि जो 2,000 शेयर्स होते हैं 78 वाली कैटेगरी के, उसको इधर लिख के माइनस कर देता। मैं कह रहा हूं अब बच्चा को शेयर कैपिटल का नोट्स या अमाउंट टफ कैसे लग सकता है। इसके बाहर कुछ देखा हो तो चैलेंज करता है तुमको, तुम दिखाओ इसके बाहर जो मैं बात किया उसके बाहर। रिद्धिमा बोलिए। ठीक है, अब देयर इज अ कॉल, देयर इज अ क्वेश्चन हियर, प्लीज लिसन टू इट, एंड अभी एड्रेस भी कर दे रहा हूं उसको इसी प्रक्रिया में। द क्वेश्चन वॉज कि सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर भी बता दो, लगे हाथ। एक बार इसको कवर करते हैं और फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। सच बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर बता चुका हूं डायरेक्टली विद द नेम नहीं। 2 मिनट रुकिएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर पर भी आ जाऊंगा, एक बार ये काम कंप्लीट हो, ठीक है ना। सुनते चलिए एवरीवन। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डन है। अब क्लास, यहां पर यहां पर ये इतना तो कवर कर दिए, हाँ ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट था, अच्छा शेयर कैपिटल को पोस्ट भी तो करना है सर, क्या कर रहे हैं आप। चलिए लिखिए नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज जिसमें नंबर 1 आएगा शेयर होल्डर फंड्स, ए शेयर कैपिटल, ए शेयर कैपिटल, एंड हमें करंट डेटा से रिलेटेड बातचीत करनी है। 178,500, इधर पे कुछ नहीं दिया, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बी है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स काम का नहीं है, ना लिखने का दरकार है। वैसे ही सैंपा जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, क्या तो लिख के खाली छोड़ दीजिए, या फिर वो लिखिए ही मत, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना, ये है नंबर 2। स्टूडेंट्स 2-3 मिनट वेट करूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर उठाइए और फिर बताइए हमें क्या करना है। इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। 2-3 मिनट रुकूंगा एंड फिर अमाउंट्स पूछूंगा हर स्टूडेंट से। अच्छा, इज इट ओके नाउ? जस्ट अ मोमेंट क्लास।
करें क्या अभी हम? आइए क्लास, इधर ध्यान से सुनना। पहले तो एक फिगर हमें याद है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होना है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 48,000। तो एक एक करके सब कोई को अपने प्रेजेंट करेंगे, जिस भी ऑर्डर में चाहो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे करके लिखने का सब कोई। नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें अपने लोग का एक आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, जनरल रिजर्व भी है, ओके, जनरल रिजर्व भी लिख देंगे। पहले अपने लोग लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। और एक चीज, अच्छा ठीक है, प्रॉफिट कितना था इसका फिगर? 48,000। जनरल रिजर्व कितना था? चलिए अच्छा है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो 22,000 है, मेरे को याद है अच्छे से। तो ये 22 हो गया और 48, दैट इज 70, राइट। 70 लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहां आपका आ गया 48,000। कितना आ गया बोलिए? 48,000। और कुछ काम नहीं है इसका 48,000 का अदरवाइज भी, तो फिर 48,000 को यहां रखिए ना, 48,000 को यहां रखिए। $48,000। दूसरा मैं खाली छोड़ दे रहा हूं, लिख रहा हूं, कोई बच्चा नहीं भी लिखे तो ये मत सोचना हम गलत कर दिया है, सही है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। तीसरे पे चलते हैं। अब हमारा क्या हेड है बोलिए? नॉन करेंट लायबिलिटीज, दैट्स करेक्ट। स्टूडेंट्स, एक बारी आप लोग अगर नॉन करेंट लायबिलिटीज पर चले आए, उसके बाद क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक एक करके अपने को सॉल्व करना है। मैं हेडिंग्स डाल दे रहा हूं क्योंकि इन सबसे रिलेटेड मैंने काम देखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड भी काम देखा है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी। सॉरी, हाँ ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ठीक ही जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस। अच्छा, किसी के अंदर अगर एक ही चीज आता है ना, तो उसका अलग से बनाने का दरकार नहीं होता है। खैर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 3 मेरे को याद आता है, एक था फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड और एक था 8% डिबेंचर्स। याद है क्या आप लोग को? तो यहां पर तीसरा है आप लोगों का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जितना भी परसेंट डिबेंचर्स हो वो लिख लीजिएगा। 10% डिबेंचर्स 35,000 और फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड 15,000। क्लास ये 50,000 आप लोग का आया।
याद रखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिलेबस से बाहर है, नहीं लिखा हूं, लिखना चाहते हो लिख लो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन था क्या एम्प्लॉय का कुछ बार देख लेता भाई, काय को रिस्क ले। नहीं, हाँ था, प्रोविजन था बट शॉर्ट टर्म था, बिकॉज टैक्सेशन है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ओके सर, बट अगर इनसे रिलेटेड कोई अमाउंट नहीं है, हाँ भाई लिख देना चाहिए। नहीं भी लिखे तो कायदे से एग्जामिनर को मार्क्स नहीं काटेगा, बट हम रिस्क नहीं लेते, हम होते आपकी जगह लिख देते, और हम यही आपको सिखाएंगे भी कि आप लोग भी लिख दीजिए और खाली छोड़ दीजिए। फॉर्मेट का नॉलेज तो दिखा दिया ना। फोर्थ बात, करंट लायबिलिटीज, आइए फटाफट करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज में भी एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक है ट्रेड पेबल्स, फिर है अदर करंट लायबिलिटीज, और है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कुछ नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि कुछ मेंशन्ड भी नहीं है। और सच, अच्छा ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कायदे से ना, अगर नोट नहीं भी बनाएगा और यहां ब्रैकेट में लिख देगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो चल जाएगा, क्योंकि एक ही यूनिट है। मैं पूरा डिस्प्ले कर दे रहा हूं और लिख लेना वैसे, बट जस्ट सेइंग कि ये सब है। कल को अगर टाइम कम बचे अकाउंट पेपर में तो ये सारी चीजें याद रखनी है अपने को। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक ही अमाउंट था इसीलिए, अच्छा एक से ज्यादा था तो फिर तो वो बनाना ही था। चलो, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में दो ही चीज हो सकता है, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अच्छा बिल्स पेबल है 7,000 और क्रेडिटर्स ये रहा 9,000, तो 7 और 9 कितना हो गया, 16,000। फोर्थ वन, ट्रेड पेबल्स, दोस्तों क्रेडिटर्स आया और क्या आया आपका बिल्स पेबल। ओके 16,000 टोटल है। व्हाट इज द फिगर वाइज सेपरेशन? क्रेडिटर्स 9 है क्या, क्रेडिटर्स 9 है, इधर ही लिखो ना सीधा, 9 और 7, 16,000। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये हमने कर दिया आप लोगों का ट्रेड पेबल्स वाला काम। 16,000 ऑल गुड, 16,000। स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट हमारे ऊपर जो हेडेक है वो है अदर करंट लायबिलिटीज का। किसका बोलिएगा, अदर करंट लायबिलिटीज का। तो यहां पर अच्छा, आई रियलाइज्ड समथिंग, क्लास इधर किधर देख रहा है, अनक्लेम डिविडेंड तो लिखा है बेचारा लोग, फिगर कुछ नहीं है। तो अपेरेंटली जो ये 11,000 है वो इसके लिए लिखना चाह रहा होगा, और जनरल इंफॉर्मेशन ये दिया होगा। समझ पा रहा है? ये मैं मान के चल रहा हूँ, रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली वो पेपर में गलती करेगा तो वो लोग ठीक करवाएगा। अनक्लेम डिविडेंड को क्या मान रहा हूं मैं, 11,000। अनक्लेम डिविडेंड ही तो करंट लायबिलिटी है, अनक्लेम्ड डिविडेंड ही तो करंट लायबिलिटी है, तो यहां पर लिख लेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड। फिफ्थ वाला है अदर करंट लायबिलिटीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड। भाई ये 11,000 है, स्ट्रेट अवे इधर ही लिख दिया मैं, वहां लिखा ना, नहीं लिखा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन सीधा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है अगर सीधा, कितना फिगर है
36,000 सीधे इधर ही लिख लो ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 36,000। ठीक है क्लास, दो काम दे रहा हूं आप लोग को, अभी कर रहा हूं मैं, पूरा कर रहा हूं। दो काम दे रहा हूं आप लोग को। पहला तो ये टोटल कर लीजिए, एक बात, एक बात। और दूसरी बात, हैविंग डन दिस टोटल, यहां टोटल लिख लीजिए और फिर नेक्स्ट हेड स्टार्ट कीजिए, दैट इज असेट्स। पूरा लायबिलिटी मैं किया, ये भी मैं ही करूंगा, बट एक बार ट्राई तो करना। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहा हूं, लेट मी कंप्लीट दी फॉर्मेट एटलीस्ट। यहां नोट नंबर आएगा, अच्छा छोड़ो, वो तो उसी का कंटिन्यूएशन है। पर्टिकुलर्स लिख देता हूं, रुक जाओ एक मिनट। पर्टिकुलर्स नोट 31/3/22, 31/3/21। ठीक है क्लास, टोटल करा क्या आपने? 3,3,9,500। ऑल गुड स्टूडेंट्स, कैटेगरी 2 मैं क्रिएट करने लग रहा हूं, जिसका नाम है असेट्स। अच्छा, असेट्स के अंदर भी सबसे पहली कैटेगरी का नाम लिख दिया, यू ऑल नो इट, बोलो क्या है? नॉन करंट असेट्स में कैटेगरी ए है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। उसके अंदर नंबर 1 है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और क्लास नंबर 2 है, जी हां, इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, इसमें 6 नंबर पे खत्म किए तो 7 और 8। दोस्तों, फॉर एवरीवंस सेक एक बार डिस्प्ले कर रहा हूं, पीपीई और इंटेंजिबल असेट्स का फिगर ढूंढिए एंड निकाल के करिए। जिनका हो गया वो वेट करिए, हम वेट करेंगे सबका। हाँ जी, 109500 लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है।
डन है। तो क्लास अगर इतना काम हो गया है, सुनिए, अब अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक लैंड एंड बिल्डिंग 109500 जा रहा है, एक अपने लोग का फर्नीचर पोस्ट हो रहा है 30000 और मशीनरी भी पोस्ट हो रहा है, यहां पर है ना 25 30 55 एंड ये 164500 164। तो 164500 लिख दे रहा हूं और फिर अमाउंट को रिस्पेक्टिवली शो भी कर दे रहा हूं एज दे वुड बी प्रेजेंटेड। सेवेंथ बात, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। इसमें आप लोग लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर लैंड, क्या था अपना लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। सर फिगर बोलना पड़ेगा। अच्छा, एंड टोटल वाज 160। हाँ जी 1645। ओके, एंड उसमें तो खाली गुडविल था आई गेस, intangible assets only goodwill was there 10,000, you all are correct। 10,000। क्लास नॉन करंट असेट्स में ये वाली कैटेगरी के बाद इन्वेस्टमेंट्स है क्या अपने पास, तो यहां पे फिर ये करना पड़ेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लास अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप लोग करेगा, देख ले रहा है ना, कोई कंपनी में था जी लिमिटेड, हाँ इन्वेस्टमेंट इन जी लिमिटेड 15,000 करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट इन जी लिमिटेड, तो सर अगर हम लोग जी लिमिटेड की बातचीत करें कितना आ रहा है आपका, हाँ जी 15, तो यहां पर 15,000 आ रहा है, तो अगर 15,000 आ रहा है यहां पर ध्यान देंगे तो 15,000 आ गया, हटाइए इसको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद आप लोगों का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एक्चुअली इसमें मेरे को ये गलत किया ना, मैं ए लिखा, बी होगा ना ये, क्योंकि हम लोग अभी तो नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी चला रहे हैं ना। हाँ तो ए बी और सी, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। तो यहां पर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस खाली पड़ा रहेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है क्या कुछ, तो खाली रहने दीजिए, और अदर नॉन करंट असेट्स भी खाली रहने दीजिए, अदर नॉन करंट असेट्स भी। ये एग्जाम में नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट देन अदर नॉन करंट असेट्स, तो क्लास ये भी खाली है अपने लोग का। एंड फाइनली वेयर डू वी मूव यार, करंट असेट्स, होल्ड ऑन यार, करंट असेट्स, करंट असेट्स में क्लास नंबर 1 होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, है क्या कुछ, नहीं। लेकिन मेरे को ये याद है कि इन्वेस्टमेंट ये लोग डायरेक्टली दे दिए थे, हाँ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज सही है, इन्वेंटोरीज इन्होंने डायरेक्टली दे दिया था, दैट वाज 24,000 करेक्ट है। इन्वेंटोरीज है अपने लोग का 24,000। अभी इसके बाद इफ यू ऑल विटनेस अपना एक कैश एंड कैश बैलेंस वाला खेला बाकी है, और अपने लोग का ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दो ही चीज आएगा, बिल्स रिसीवेबल या डेटर्स।
तो लिख देता हूं ना ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई चक्कर नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स नंबर 10 है, कर दे रहे हैं ना, जस्ट अ मिनट है ना एवरीवन। जस्ट अ मोमेंट। नंबर 10 है ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें डेटर्स आ गया और बिल्स रिसीवेबल, राइट। रिस्पेक्टिव फिगर्स क्या है दोनों का? इसमें भी वही है, 7-9, ठीक है, ठीक 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 ठीक। बिल्स रिसीवेबल 7 है क्या? Sir, so trade receivables we got 16,000 and then we have cash and bank balance. अब अगर आप लोग कैश एंड बैंक बैलेंस का सोचेगा, बैंक इज 72,000, दैट्स करेक्ट। एक मिनट, कैश है 38, तो 72 और 38, जस्ट अ मिनट यार। हाँ जी, क्या बोला कैश एंड बैंक बैलेंस का? बैंक इज 72,000 और अपने लोग का जो कैश था वो था 38। कितना आ रहा है? 110। क्लास टोटल कर देंगे, कितना आ रहा है? 339500। स्टूडेंट्स, अभी